Good morning, students. Now I start today's class in the subject of political science. And in previous class we start a new chapter, which is era of the one party dominance, and we discuss about previous class in a first general election of India. And it is very hard task. It is not easy to conduct a newly independent country in election, but India is attempting a very good manner in the whole election process. तो आज हम लोग उसके आगे क्या होता है, पहले जनरल इलेक्शन के बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं, क्या कंडीशन बनता है, इस पर डिस्कस करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और हमारा दूसरा टॉपिक भी है ये। तो हम अब देखेंगे कि कैसे पहले 3 इलेक्शन 1952, 1957 एंड 1962 बैक टू बैक कांग्रेस जीतती गई। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि जो पहला जनरल इलेक्शन था उसमें कांग्रेस के जीतने से कोई अचंभित नहीं हुआ था, क्योंकि परिणाम एज यूजुअल थे। लोग यही उम्मीद करते थे कि कांग्रेस लीड करेगी, कांग्रेस जीतेगी ये चुनाव, और बहुत अच्छे मार्जिन से उसने चुनाव जीता। 489 सीट्स थी पूरे भारत की, जिसमें से कि 364 सीट्स पे कांग्रेस ने लीड किया, यानी जीता। और इस तरीके से जो हमारे यहाँ पहला जनरल इलेक्शन हुआ, उस पहले जनरल इलेक्शन में एक प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस मेजॉरिटी में आई, अपनी सरकार बनाई। और इसमें जो विपक्ष था, यानी जो दूसरा पक्ष था, जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किया वो तो कांग्रेस थी, लेकिन उसके बाद जो दूसरे नंबर पर पार्टी रही वो कम्युनिस्ट पार्टी रही। फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। कम्युनिस्ट पार्टी ने दूसरा सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला दल का दर्जा प्राप्त किया। आप इसको अपने बुक में देखिएगा, ये पेज नंबर 31 पे ये मैप दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ 1952 से लेकर के 1967 तक, यानी 1952 टू 1967 तक कहाँ कहाँ कांग्रेस ने सरकार बनाई, जिसमें आप पूरे उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक आप देख रहे हैं। जो येलो कलर है वो कांग्रेस के एरियाज़ को शो कर रहा है, और जो ब्लू कलर है वो जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला, वो भी एक तरीके से कांग्रेस समर्थित पार्टी ही थी। आज के डेट में वहाँ पे उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस चला रहे हैं, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला भी ठीक हैं। और दूसरी पार्टी है पीपुल्स कुछ करके ऐसा पार्टी है, जिसकी महबूबा मुफ्ती जिसकी हेड है। और आप देखिए इस मैप में जो एक रेड कलर दिख रहा है वो केरल में आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी मौजूदगी दिखाई है लगातार। तो हम पहले जनरल इलेक्शन की बात करते हैं, जिसमें कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई और दूसरे नंबर पे कुल 16 सीट जीती भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। और ये पार्टी थी उस समय केरल, आज जहाँ पे केरल है त्रावणकोर कोचीन करके एरिया था, उसे तब बोला जाता था। तो वो वहाँ की जो सत्ता थी वो कांग्रेस के पास, कम्युनिस्ट पार्टी के पास चली गई। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि उस समय लोकसभा और विधानसभा के चुनाव दोनों एक साथ होते थे। तो कांग्रेस ने लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन किया और विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन किया। लोकसभा में वो पूर्ण बहुमत के साथ आई, विधानसभा में वो केरल और उसके साथ साथ उड़ीसा और उड़ीसा के साथ मद्रास, इन 3 जगहों पे कांग्रेस ने सरकार, उस समय तो सरकार नहीं बना पाई, हालांकि बाद में एन प्रकार वो सरकार बना लेती है। उस कारणों पे हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ, उस जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पूरी तरीके से डोमिनेट की।
उसके पीछे का कारण था कि कांग्रेस एक तरीके से जो स्वतंत्रता प्राप्ति का अभियान चला, तो कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे ही स्वतंत्रता प्राप्ति का अभियान चला। हालांकि और लोग भी उसके पीछे लगे, लेकिन अगर हम ये कहें कि इसका चुनावी फायदा कांग्रेस को हुआ तो ये कहीं से भी गलत नहीं माना जाएगा। तो इस स्वतंत्रता प्राप्ति के अभियान का जो परिणाम निकला वो कांग्रेस के समर्थन में परिणाम निकला, कांग्रेस के सपोर्ट में परिणाम निकला। भारत के बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए कि कांग्रेस ने ही, एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने ही इस पूरे मूवमेंट को लीड किया, तो सत्ता प्राप्त करने की अधिकारी कांग्रेस ही है। इसी तरीके से बैक टू बैक आप देखिए तो कांग्रेस को चुनावी सफलता मिलती गई 1952 और 1967 में भी, 1957 और 1952 में तो पहला इलेक्शन हुआ वो तो जीती गई। उसके बाद 1957 और 1962 के इलेक्शंस में भी कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव जीता। 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी, वहाँ पे वो सत्ता में आई थी केरला में। और आगे हम लोग देखेंगे कि फिर कुछ दिन बाद वहाँ पे कांग्रेस भी सरकार बना लेती है, मध्यावधि चुनाव होते हैं, उन कारणों पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब आप देखिए कि कैसे कांग्रेस ने ये लीड किया इस पूरे प्रक्रिया में। तो ये जो आंकड़ा था फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोस्ट, आप लोगों ने पीछे 11th में ये पढ़ा होगा, जिसमें जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलती है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है और सर्वाधिक वोट पाने वाला विजय होता है। तो आप देखिए 1952 के आंकड़े हमारे पास हैं, जिसमें कांग्रेस को 45% टोटल वोट मिले थे और उसके साथ साथ करीब 74% सीट्स मिल गई। यानी कि जो मत प्रतिशत था कांग्रेस का वो 45% था और 74% टोटल सीट, 100% में से 74% सीट मिल गई। प्रचंड बहुमत था, ये क्लियर मेजॉरिटी थी। और उसके बाद जो सोशलिस्ट पार्टी थी, पूरे देश में वोट परसेंट पाने के लिहाज से वो दूसरा दल बना, उसे 10% वोट मिले और सिर्फ 3% सीट जीत पाई वो। और इसका कारण यही था जो हमने बताया कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोस्ट, सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला व्यक्ति ही जीत हासिल करता है। उसके बाद आते हैं नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस पे, कि कांग्रेस ने इस जीत को कैसे लिया, कांग्रेस के इस जीत का नेचर कैसा था। तो जब आप इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आप ये देखेंगे कि एक प्रकार से कांग्रेस ने बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया और बहुत हम इसके लिए कांग्रेस पार्टी को साधुवाद देंगे कि उसने लोकतंत्र की जड़ें गहराई तक जमने दी हमारे देश में। वरना इसमें आप देखिए जो हमारा सेकेंड टॉपिक है उसमें बहुत सारे देश का एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे मसलन आप देखिए कि चीन है, क्यूबा है, सीरिया है, जहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक पार्टी को ही राज करने की प्रस्तावना लेकर के आए कि केवल एक पार्टी ही वहाँ पे राज कर सकती है, सत्ता में रह सकती है। उसके साथ साथ आप देखिए कि कुछ और देश हैं, म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया, यहाँ पे जो एक पार्टी डोमिनेंस है यानी वर्ल्ड पार्टी रूलिंग है, तो इसे सेना के सहयोग से और बहुत सारे कानूनों के सहयोग से इसको बनाया गया। कांग्रेस ने कम से कम ऐसा नहीं होने दिया, हमारे यहाँ निष्पक्ष चुनाव होते गए, कांग्रेस बैक टू बैक जीतती गई और हारने वाला भी कभी यह आरोप नहीं लगाया कि चुनाव में धांधलियाँ हुई है। यानी कि कांग्रेस को इसके लिए बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहिए कि उसने लोकतंत्र, निष्पक्ष लोकतंत्र का जड़ जो था, जो रूट था, उसे बहुत गहराई तक जमने का मौका दिया, जिसकी वजह से आज हमारे देश में लोकतंत्र फल और फूल रहा है। तो आप देखिए इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने बड़ा अच्छा काम किया उस दौरान। यानी कि जब नया हमारे यहाँ आज़ादी आई थी, नए हम संविधान को अंगीकृत किए थे और नई तरीके से हमने लोकतंत्र को पुष्पित पल्लवित किया, तो ये एक हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी और सदी हुई शुरुआत रही हमारे देश में लोकतंत्र के लिए। अब हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की इस विजय के पीछे का कारण क्या था। तो हमने अभी थोड़ा देर पहले ही इस पर डिस्कस किया कि कांग्रेस एक तरीके से
पूरे आज़ादी के आंदोलन की एकमात्र सूत्रधार और कर्णधार रही, और जिसकी वजह से इसे नैसर्गिक रूप से सत्ता का उत्तराधिकारी समझा गया। और बहुत सारी पार्टियां आईं चुनावी प्रक्रियाओं में, लेकिन उन पार्टियों का गठन, उसमें से बहुत सारी पार्टियों का गठन आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ, जबकि कांग्रेस बहुत पहले से चल रही थी, बहुत पहले से इसका गठन हुआ था। इस वजह से जनता के मन में कांग्रेस के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था। इसके जो लीडर थे उन्होंने अपना बहुत बड़ा छाप छोड़ा था जनता के हृदय पे। ये फ्रीडम फाइटर थे, गांधी जी का बहुत बड़ा नाम इस पार्टी के पीछे था। तो जाहिर सी बात है कि जनता का निष्पक्ष प्रेम इस पार्टी के प्रति उमड़ा, और लगातार 15 साल तक, यानी बैक टू बैक 3 इलेक्शंस जो थे वो कांग्रेस जीतती गई। अब इसके बाद हमारा एक सब टॉपिक है कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, यानी कांग्रेस एज सामाजिक और विचारधारात्मक रूप गठबंधन के रूप में। तो ये बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी का किस प्रकार से फैलाव हुआ, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपने आप को एक विराट स्वरूप में ले सकी, एक बहुत बड़े पैमाने पे लेकर के आई। तो सबसे पहले आप देखिए 20वीं सदी में 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ ए.ओ. ह्यूम द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, और एलिट क्लास के लोग ही उस समय मेंबर थे इसके, नौ धनाढ़ लोग, लिटरेट पर्सन और बड़े व्यापारी। 20वीं शताब्दी में कांग्रेस पार्टी का नेचर चेंज होता गया जब गांधी जी इसमें एंट्री करते हैं, और फिर धीरे धीरे जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर शुरू हुआ और बाकी आंदोलनों का दौर शुरू हुआ, तो कांग्रेस देखिए एक तरीके से डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट हायरार्की, डिफरेंट क्लास के लोगों को एक झंडे के नीचे लेकर के आना शुरू कर दी। अब देखिए आपकी बुक में ये दिखेगा कि एक तरीके से ये बड़े उद्योगपति और किसानों को, शहर के बाशिंदों को और गांव के लोगों को, मिल मालिकों को और मजदूरों को, निचले तबके के लोगों को और ऊंचे तबके के लोगों को, हाई क्लास के लोगों को और मजदूर लोगों को, इन सब को एक झंडे के नीचे लेकर के आई, एक पार्टी के नीचे लेकर के आई, और ये अपने आप में बड़े परस्पर विरोधी ग्रुप थे। तो ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा गांधी जी के कारण हो पाया। तो आप देखिए कि जितना भी विरोध वाला विचार है, अपोजिट वाला विचार है, यहाँ पे आप देखिए कि एकदम विचार के तौर पे आप देखिए कि जो लेफ्टिस्ट है वो भी कांग्रेस पार्टी में, जो राइटिस्ट है वो भी कांग्रेस पार्टी में, लिबरल है वो भी कांग्रेस पार्टी में, कंजर्वेटिव है वो भी कांग्रेस पार्टी में। तो एक तरीके से सतरंगी पार्टी बनकर के उभरी, जिसमें ये एक मंच बन गया और इस पे सभी को मौका दिया गया, और इस वजह से कांग्रेस पार्टी का बड़ा फैलाव हुआ भारतीय राजनीति में। तो इसके बाद हम देखेंगे टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। फैक्शंस माने गुटबंदी, गुट। तो विभिन्न प्रकार के इन सहनशीलता की वजह से या हर प्रकार के आइडियोलॉजीज को अपने यहाँ समाहित कर लेने की वजह से आप देखिए कि गुटबंदी भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। विभिन्न प्रकार के गुट किसी भी पार्टी में बनना शुरू हो जाता है, और अगर पार्टी वाइज आप देखिए तो गुटबंदी या कम्युनिटी वाइज गुटबंदी नुकसान करती है, ये एकता को प्रभावित करती है, तोड़ती है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये गुटबंदी बहुत लाभकारी साबित हुई, बहुत फ़ायदे का सौदा रहा। आप देखिए बहुत सारे गुट इसमें मिलकर के कांग्रेस के लिए लगातार आगे बढ़ करके सत्ता प्राप्त करने का हौसला देता रहा, और सत्ता प्राप्त होती भी गई, क्योंकि जब सारी विचारधारा आपके साथ है, सारे गुट आपके साथ हैं, हर प्रकार की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग आपके साथ हैं, तो आप अपने बातों को देश के हर जगहों पे, हर कोनों में, हर दिलों में पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो गुटबंदी था, ये कांग्रेस के सहनशील नेचर को बढ़ाने का काम किया। जितने भी तनाव वाली चीज़ें थी, कांग्रेस उन चीज़ों को लेकर के टॉलरेट, सहिष्णु बनती गई, टेंशन मैनेजमेंट होता रहा। यहाँ तक कि विपक्ष को भी बहुत बार मौका मिला कुछ कहने का, तो कांग्रेस ने उसको भी अपना मंच दिया, विपक्ष की बातों को भी
खुले दिल से खुले तौर पे मंच पे रखा। तो एक तरीके से कांग्रेस ने धीरे धीरे ही सही देश के हर वर्गों तक, देश के हर समुदाय तक, हर कम्युनिटी तक अपनी बात पहुंचाई और उनकी बात अपने तक आने दी।